नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल चैनल पर मैं सुरेश भाटिया आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं और चैप्टर हमारा है भारतीय संविधान में अधिकार। हम हमारे पिछले चैप्टर में संविधान क्यों और कैसे उसमें चर्चा कर चुके हैं। संविधान के बारे में, संविधान क्या होता है, संविधान का महत्व क्या है, एक अच्छा संविधान बनाने के लिए क्या तरीके किए जा सकते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया गया, इन सभी बातों पर हमारी चर्चा हमारी पिछली क्लास में हो चुकी है। हमने साथ ही साथ नेपाल के संविधान को भी देखा। भारत के संविधान से अगर कंपेयर किया जाए तो क्यों भारत का संविधान आज तक जब बनाया गया था उस समय से लेकर अभी तक भी उतना ही मजबूती से खड़ा है जितना कि स्टार्टिंग में था। यानी कि संविधान में हमने संशोधन अवश्य किए हैं, लेकिन फिर भी हमारा संविधान जो है वो उतना ही महत्वपूर्ण उस समय था जितना कि आज है। मतलब आज और उस समय में कोई विशेष फर्क नहीं आया है, लेकिन नेपाल के संविधान को बार बार परिवर्तित करना पड़ा। इसका कारण क्या था? नेपाल में राजा का शासन था। राजा के द्वारा जिस संविधान का निर्माण किया गया था वो संविधान राजा के हित में था, राजा के पास सारी शक्तियाँ थी। ऐसे संविधान जनता स्वीकार नहीं करती और उनमें बार बार परिवर्तन करने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं। एक विद्यार्थी ने शायद कहा, सर कौन सी क्लास है? शायद आप आज ही जुड़े हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है क्लास 11th है आपकी। ये पॉलिटिकल साइंस में आप देख रहे हैं हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और चैप्टर हमारा है भारतीय संविधान में अधिकार। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है। अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है? देखिए, जब बात करते हैं घोषणा पत्र की तो घोषणा पत्र का मतलब होता है अगर अधिकार लिखित रूप में प्रदान किए जाते हैं तो उसे अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। हाँ जी, एक विद्यार्थी ने पूछा, सर कल की क्लास नहीं हुई थी क्या? बिल्कुल, कल की क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, लेकिन आज आपकी क्लास एज यूजुअल हमेशा की तरह और आगे भी इसी प्रकार से चलती रहेगी। कभी कभार हो सकता है कोई इतना महत्वपूर्ण कार्य हो जाए जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाए, बाकी आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। देखिए, अधिकारों के घोषणा पत्र का मीनिंग समझ लीजिए। सबसे पहले अधिकारों के घोषणा पत्र का मतलब होता है अधिकारों का लिखित स्वरूप। क्या होता है? अधिकारों का लिखित स्वरूप। अधिकारों का लिखित स्वरूप। अगर अधिकारों का लिखित स्वरूप है, आपको संविधान के अंदर लिखित रूप में अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो अधिकारों का घोषणा पत्र है। अधिकार तो जब से हम इस धरती पर आए हैं तब से काम में लेते रहे हैं। यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सभी अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जब हम इस धरती पर जन्मे तब से लेकर के और वर्तमान समय तक हमने इन सभी अधिकारों का बिना लिखित स्वरूप के भी प्रयोग किया है। क्योंकि जब से राज्य अस्तित्व में आए हैं, जब से लोकतंत्रात्मक शासन प्रणालियां अस्तित्व में आई है, तब से अधिकारों की चर्चा एक लिखित स्वरूप में की गई है। अधिकारों को लिखित स्वरूप प्रदान किया गया है। इससे पहले तक अधिकार लिखित नहीं होते थे। बस जो एक शासन व्यवस्था के द्वारा आपको करने का अधिकार मिलता था, जो छूट मिलती थी, वही आपका अधिकार कहलाता था। उस समय आप अधिकारों की मांग भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था एक तरह से तानाशाहीपूर्ण व्यवस्था होती है, जिसमें राजा जितने अधिकार आपको देना चाहेगा आप उतने ही अधिकारों का प्रयोग कर पाएंगे, उससे अधिक नहीं। लेकिन राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत ही ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है जिसने नागरिकों को लिखित स्वरूप में अधिकार प्रदान किए थे, और ये घटना है 1215 की। कब की घटना है ये? 1215 में। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम लिखित में अधिकार प्रदान किए गए थे।
लिखित में अधिकार प्रदान किए गए थे। यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सर्वप्रथम लिखित स्वरूप में अधिकार कौन से देश में प्रदान किए गए थे, तो वो है ब्रिटेन। और उसके बाद दुनिया के जिन जिन देशों ने लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया, उन्होंने अपने संविधान में अधिकारों को लिखित स्वरूप में प्रदान किया था। आप लोगों को ध्यान होगा कि फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो वहां के निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था के विरुद्ध हुई थी और वहां पर मांग की गई थी कि हमें स्वतंत्रता समानता का अधिकार चाहिए। जब वहां लोकतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित की गई तो वहां पर भी अधिकार लिखित स्वरूप में प्रदान किए गए और धीरे धीरे दुनिया के सभी देशों में इसी प्रकार की पद्धति को अपनाया गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? आप यहाँ पर समझ रहे हैं अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है। सर क्लास का टाइम क्या? अभिषेक यादव पूछ रहे हैं। क्लास का टाइम आपका 7 to 8 PM है, यानी कि 7 बजे शुरू होती है और 8 बजे तक आपकी क्लास चलती है। तो अधिकारों का घोषणा पत्र हम किसको कहते हैं? अधिकारों का लिखित स्वरूप जब होता है तो हम उसे अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। और ये लिखित स्वरूप आपको किस में प्रदान किया जाता है? संविधान में। संविधान में अगर आपको अधिकार लिखित स्वरूप में दिए जाएं तो हम इसे अधिकारों का घोषणा पत्र कहकर पुकारते हैं। बिल्कुल, एक विद्यार्थी ने देखिए लिखा भी है कि सर वहां से हमें एक और चीज मिली थी, नाम इनका गजेंद्र है, और वो कह रहे हैं कि फ्रांस से हमें भाईचारा या बंधुत्व जो था वो भी प्राप्त हुआ। हाँ, फ्रांस में ये 3 नारे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वहां के लोगों के द्वारा बुलंद किए गए थे, और वो 3 नारे क्या थे? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या भाईचारा, जिसे हम ब्रदरहुड कहते हैं। दुनिया में आज ये तीनों ही बातें हर संविधान में शामिल की गई है। हाँ, कुछ देशों ने बंधुत्व पर इतना अधिक बल नहीं दिया है, भाईचारे पर इतना बल नहीं दिया है, लेकिन भारत शुरू से ही विश्व बंधुत्व की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। और भारत ने अपने संविधान के अंदर अपनी विदेश नीति के बारे में बहुत स्पष्ट किया है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि अनुच्छेद 51 में हमारी विदेश नीति के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, वसुदेव कुटुंबकम, जियो और जीने दो, यानी कि हम भाईचारे की भावना से आगे बढ़ना चाहते हैं। और याद होगा अभी जिस समय यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की दोनों देशों से युद्ध को जल्द से जल्द रोका जाए और बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बंधुत्व या भाईचारा ये भारत में शुरू से ही नारा रहा है, वो चाहे महावीर स्वामी या महात्मा बुद्ध की बात करें, और फिर चाहे हम बिल्कुल आधुनिक समय में महात्मा गांधी की बात करें, जिन्होंने अहिंसा की बात की है, विश्व बंधुत्व की बात की और भाईचारे की बात की है। हाँ बिल्कुल, हमारे एक विद्यार्थी लिखा है संविधान लिखित और अलिखित। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, संविधान का स्वरूप दोनों रूप से हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। ज़्यादातर देशों में लिखित स्वरूप में पाया जाता है संविधान, लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी बातें परंपराओं के आधार पर चल रही है। वहाँ पर संविधान में लिख करके उनको स्थान नहीं दिया गया है। कुछ चीज़ें हैं जिनको लिखित स्वरूप में रखा गया है, जबकि कुछ चीज़ों को वहाँ पर जो ट्रेडिशनल रूप से चला आ रहा था, जो प्रथाएं और परंपराएं चली आ रही थी, उनको हूबहू अपनाया गया है, उसमें बदलाव नहीं किया गया है। चलिए, तो यहाँ पर हम आगे बात करते हैं मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार। ये 2 प्रकार के जो अधिकार हैं, क्या दोनों में कोई अंतर है या दोनों सेम है? क्या हम केवल बस 2 अलग अलग नाम ही यूज करते हैं? ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों में फर्क है। इसके साथ हम एक और अधिकार भी ऐड कर सकते हैं, और वह है प्राकृतिक अधिकार, जिसकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। देखिए, प्राकृतिक अधिकार भी इसमें शामिल हो सकता है। क्या फर्क है इनमें? अभी आपको इन तीनों में फर्क बताते हैं। सबसे पहला, अगर हम प्राकृतिक अधिकार की बात करें तो प्राकृतिक अधिकार का मतलब है प्रकृति से जब राज्य का जन्म नहीं हुआ था उस समय से हम जिन अधिकारों का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं वो अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। राज्य नहीं था उससे पहले भी हम इन अधिकारों का प्रयोग करते थे। हॉब्स, लॉक, रूसो ये 3 विद्वान हुए हैं जिन्होंने कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिनका यह मानना था कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, लेकिन जब राज्य का जन्म हुआ उससे पूर्व मनुष्य प्राकृत अवस्था में था
और उस प्राकृत अवस्था में मनुष्य अधिकारों का प्रयोग करता था, जिन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा गया है। और जॉन लॉक ने जो है 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात कही है। और वो 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं? जीने का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा अधिकार आता है संपत्ति का अधिकार। ये 3 अधिकार हम जब से इस धरती पर जन्मे हैं तब से हम इनको काम में ले रहे हैं। अभिषेक पूछ रहे हैं प्राकृतिक का अधिकार क्या है? देखिए, प्राकृतिक का अधिकार नहीं बल्कि प्राकृतिक अधिकार, बिल्कुल जो हमें प्रकृति ने प्रदान किया है वो हमारा प्राकृतिक अधिकार है। इस धरती पर हमें जन्म देने वाला कौन है? प्रकृति है, ये नेचर है जिसने हमें इस धरती पर जन्म दिया है। और जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो वो कुछ अधिकारों के साथ ही हम जन्म लेते हैं। ये वो अधिकार है जो कि प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं, यानी कि राज्य नहीं था, लिखित स्वरूप अधिकारों को नहीं प्रदान किया गया था, उस समय भी हम इन प्राकृतिक अधिकारों को काम में लेते थे। हाँ, बिल्कुल हम बात करेंगे। गजेंद्र कह रहे हैं सर संविधान में तो संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। देखिए, मौलिक अधिकारों से हटाया गया है लेकिन वो कानूनी अधिकार के रूप में आज भी है हमारे पास में, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दोनों में फर्क अभी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में फर्क क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब दूसरा, मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार हम कहते हैं ऐसे अधिकार जिनका संविधान में उल्लेख हो। अगर वो संविधान में उल्लेखित हैं तो मौलिक अधिकार कहलाएंगे। दूसरा, मौलिक अधिकार को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। क्या होता है? ऐसे अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। संवैधानिक संरक्षण। और संवैधानिक संरक्षण का मतलब क्या है? संवैधानिक संरक्षण का मतलब है कि अगर इनमें कोई बदलाव करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन द्वारा बदलाव, परिवर्तन हटाना है। अगर किसी अधिकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जैसा कि संपत्ति के अधिकार को जब हटाया गया था तो संविधान में संशोधन किया गया था, उसके पश्चात वो एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में आया, जबकि पहले वो उसके पश्चात वो कानूनी अधिकार की श्रेणी में आया, जबकि पहले वो मौलिक अधिकार हुआ करता था। तो मौलिक अधिकार के बारे में अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? ऐसे अधिकार जिनका संविधान में उल्लेख हो, संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो और जिनमें परिवर्तन संविधान में संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता हो, ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के अधिकार की, जो कानूनी अधिकार है। तो कानूनी अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार का मतलब है ऐसे अधिकार जो कानून बनाकर प्रदान किए जाते हैं। ऐसे अधिकार जो कानून बनाकर प्रदान किए जाते हैं, ऐसे अधिकारों को हम क्या कहते हैं? कानूनी अधिकार कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहां पर से पूछा जा सकता है, कानूनी अधिकार का अर्थ क्या है? कानूनी अधिकार किसे कहते हैं? तो आप पहले तो क्या बताएंगे? कानूनी अधिकार ऐसे अधिकार जो कानून बनाकर प्रदान किए जाते हैं। और आप दूसरी बात इसके अंदर क्या बताएंगे? ऐसे अधिकारों में संशोधन करने के लिए या बदलाव करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। बदलाव के लिए संशोधन की आवश्यकता नहीं करना पड़ता। यानी कि सामान्य कानून निर्माण प्रक्रिया से ही ऐसा अधिकार आपको दिया जा सकता है
और सामान्य कानून निर्माण प्रक्रिया से ही ऐसे अधिकार को वापस भी लिया जा सकता है, उसमें बदलाव भी किया जा सकता है। ऐसे अधिकार को हम क्या कहकर पुकारते हैं? कानूनी अधिकार। तो यहाँ पर आपके सामने 3 प्रकार के अधिकार हैं और तीनों प्रकार के अधिकार पर सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला अधिकार प्राकृतिक अधिकार, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। एक विद्यार्थी हैं जो शायद ये जानना चाहती हैं कि 12th का मॉडल पेपर लेकर के कब आ रहे हैं सर। शायद ये 12th की स्टूडेंट है, गीता इनका नाम है। हाँ बिल्कुल, आप 12th की ही स्टूडेंट हैं, मुझे पता है। आपका मॉडल पेपर मंडे को आएगा, यानी कि नेक्स्ट मंडे जो आ रहा है उसमें मॉडल पेपर होगा, वही टाइम होगा आपका, और इससे पहले नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। हाँ रन सिंह राठौड़, आप मौलिक अधिकारों में जो संशोधन किया गया है उस पर कुछ बात कर रहे हैं, अभी हम करेंगे। मौलिक अधिकारों में जो बदलाव किया गया था, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी खासी हमारी चर्चा इन सभी पर होने वाली है। एक विद्यार्थी हैं जो कि इस क्लास से काफ़ी प्रसन्न नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं सर मज़ा आ गया इस क्लास में, वेरी नाइस क्लास। चलिए, तो तीनों ही प्रकार के अधिकार आपको समझ में आ गए। कोई भी क्वेश्चन आए आप तीनों प्रकार के क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, किस प्रकार से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पर है, ये आपको जानना जरूरी है। आप बताएंगे भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 12 से 35 के अंतर्गत जितने मौलिक अधिकार थे, यानी कि जो मूल थे वो थे 7, लेकिन वर्तमान समय में हम 6 मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो आप बताएंगे मूल स्वरूप में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल स्वरूप 7 मौलिक अधिकार, लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, क्योंकि संपत्ति रखने का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार। देखिए यहां पर एग्जाम में फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल स्वरूप में अधिकार कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। एक विद्यार्थी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है। देखिए अनुच्छेद 12 और 13 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है 12 में, 13 के अंतर्गत अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए मूल रूप से जो अधिकार हैं, जिन हम 7 अधिकारों की बात कर रहे हैं, जिनमें अगर हम समानता के अधिकार की बात करें, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, हम शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है, तो ये सब हमारे अनुच्छेद 32 तक आकर खत्म हो जाते हैं। 33, 34, 35, क्योंकि 35 तक जो है वो हमारे मौलिक अधिकार हैं, और शुरू में 12 और 13, क्योंकि 14 से हमारे मौलिक अधिकार शुरू हो जाते हैं। 3+2 ये जो 5 अनुच्छेद हैं, ये पांचों अनुच्छेद अधिकारों के संबंध में ही है, लेकिन डायरेक्ट अधिकार का उल्लेख जो है वो हुआ है 12 से लेकर के 35 में। तो आप सबसे पहले यहां पर देखेंगे भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। दूसरा आप बताएंगे मूल स्वरूप में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अब जो 7 मौलिक अधिकार थे वो कौन से हैं और हटाया कौन सा गया, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला हम बात करेंगे समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार, जिसे समता का अधिकार भी कहा जाता है। समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी जिसको कहा जाता है। समता का अधिकार या समानता का अधिकार हमारे संविधान में कहां पर उल्लेखित है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 किसका उल्लेख किया गया है? समता के अधिकार का, यानी कि समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। फिर हम बात करते हैं दूसरा अधिकार
तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर हम आते हैं तीसरे अधिकार पर। तो तीसरा अधिकार है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 23 और 24 में। फ्रॉम आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24, यानी कि 2 आर्टिकल जो हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के हैं। फिर आ जाइए आप चौथे अधिकार पर। तो चौथा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता। और धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका उल्लेख कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। फिर आता है पांचवा अधिकार। पांचवा अधिकार है आपका संस्कृति व शिक्षा का। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार कहां पर उल्लेखित है? यह उल्लेखित है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में उल्लेख किया गया है किसका? संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का। और लास्ट में हम आते हैं छठा अधिकार। हम इसको अगले पे ले लेते हैं। छठा अधिकार आता है आपका, वो है संपत्ति का अधिकार, जो अब नहीं है मौलिक अधिकारों के रूप में, ये मूल स्वरूप में था। संपत्ति का अधिकार कहां पर उल्लेखित था? अनुच्छेद 31 में। लेकिन अब वर्तमान में ये क्या है? डिलीटेड है, यानी कि निरसित कर दिया गया है। ये वर्तमान में निरसित है। निरसित का मतलब होता है हटा दिया गया है, इसको यहां से डिलीट कर दिया गया है, ये डिलीटेड में है। फिर आते हैं नेक्स्ट और लास्ट अधिकार पर, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इस अधिकार का उल्लेख कहां किया गया है? अनुच्छेद 32 में। आर्टिकल 32। ये सारे अधिकारों की रक्षा करने वाला अधिकार है, यानी कि हमारे ऊपर के किसी भी अधिकार का अगर हनन होता है तो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 32 जो है वो इन सभी की रक्षा करता है। हम इसी आर्टिकल 32 के तहत न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। हमारे अधिकारों का हनन हो, हमारे अधिकार छीनने की कोशिश की जाए तो न्यायपालिका हमारे अधिकारों की रक्षा करेगी। तो यहां पर हाँ बिल्कुल सामान्य संशोधन, देखिए हम बात करेंगे संशोधन के बारे में, जब चैप्टर आएगा तो बिल्कुल बात की जाएगी उस पर। तो यहां आपने अधिकारों के बारे में देखा भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 में। मूल स्वरूप में मौलिक अधिकार 7 थे, वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेखित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में उल्लेखित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लेखित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में उल्लेखित है। और संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में उल्लेखित है। किस कारण हटाया गया, एक विद्यार्थी जानना चाहते हैं। अभी हम संपत्ति के अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे हमारी इसी क्लास में। आगे हम सारे अधिकारों के बारे में जानने के बाद अभी तो विस्तार पूर्वक हम सभी अधिकारों की बात करने वाले हैं। फिर जब हम आएंगे लास्ट में संपत्ति के अधिकार को क्यों हटाया गया, तो वहां पर भी हमारी चर्चा होगी। संपत्ति का अधिकार कहीं ना कहीं जो हमारे आर्थिक समानता स्थापित करने का एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत एक बिंदु है कि समाज में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना होनी चाहिए।
और आर्थिक समानता की स्थापना करने का मतलब है अमीर और गरीब के बीच में भेद को कम करना। अगर किसी को विशेष अधिकार प्राप्त है तो उसको हटाना, और वो था जमींदारी प्रथा, जिसकी वजह से आर्थिक असमानता को खत्म करना मुश्किल हो रहा था। जमींदारी प्रथा खत्म करनी थी, भूमि सुधार करना था, इसीलिए संपत्ति रखने के अधिकार को संशोधित करना पड़ा। तो हम इस पर भी बात करेंगे। अब देखिए, ये जब हम 7 मौलिक अधिकारों की चर्चा कर लेते हैं, एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ आ जाती है, वो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और वो क्या है? वो ये है कि संपत्ति रखने मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर है हमारा, इसे हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहकर पुकारते हैं। भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, क्या कहलाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। देखिए, जितना भी यहां पर लिखा जा रहा है, हर एक पर एक प्रश्न बनता है। एग्जाम में कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठाकर पूछा जा सकता है। यह भी प्रश्न बन सकता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के कौन से भाग को कहा जाता है? भाग 3 जहां पर मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत या ब्रिटेन के अंदर 1215 में जो एक घटना घटित हुई थी कि वहाँ के लोगों को शांत करने के लिए जो अधिकारों की मांग थी, वहाँ की राजतंत्रात्मक व्यवस्था ने लिखित स्वरूप में अधिकार प्रदान किए, और इस घटना को ब्रिटिश मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसी के आधार पर, चूंकि यहाँ हमने लिखित अधिकार प्राप्त किए हैं भाग 3 के अंतर्गत, तो हम भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहकर पुकारते हैं। अब हम यहां से आगे चलते हुए बात करेंगे हमारे एक एक अधिकारों की, जिसमें सबसे पहला अधिकार कौन सा आता है? वो है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अभी अभी कहा कि सर अधिकारों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए, तो अब एक एक अधिकार ले रहे हैं हम, सारा ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा क्यों, बहुत पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आप जानना चाह रही हैं कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, तो अभी मैं एक एक सारे अधिकार को लेकर चल रहा हूं। हम 7 अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उस पर भी हम बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा वहां जाकर करेंगे। चलिए, तो अब यहां पर हम देख रहे हैं समता का अधिकार। जैसा कि आपको बताया था अभी मैंने कि इसका उल्लेख कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में समता के अधिकार का उल्लेख है। क्या है 14 से 18? कौन कौन से अधिकार आपको यहां पर प्रदान किए गए हैं? तो इनमें आप सबसे पहला अधिकार देखेंगे, वो है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता, इसका उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 14 में। आर्टिकल 14 में इस बात की व्यवस्था की गई है। और विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है? विधि के समक्ष समानता का मतलब है, कोई भी व्यक्ति अगर न्यायपालिका की शरण में जाएगा तो न्यायपालिका सबको एक नजर से देखेगी। एक नजर से देखने का मतलब है कि यह भेद नहीं किया जाएगा, जो भी व्यक्ति न्यायपालिका में जाएगा उसको विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा। विधि के समक्ष समानता में आप ये कहेंगे विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण का मतलब यह है, चाहे कोई अमीर, चाहे कोई गरीब, चाहे कोई स्त्री, चाहे कोई पुरुष, चाहे कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी और चाहे बिल्कुल सामान्य व्यक्ति, कोई भी न्यायपालिका के पास मांग करने जाएगा अपने अधिकारों की, तो वहां पर न्यायपालिका सबको एक समान संरक्षण प्रदान करेगी। भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति, धर्म, भाषा, लिंग, वर्ण, वंश इत्यादि के आधार पर। तो ये समानता हमारी विधि के समक्ष समानता कहलाती है। कानून का एक समान संरक्षण प्राप्त होगा, विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधि और कानून का अर्थ क्या है? विधि से कानून, देखिए विधि और कानून दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा हमेशा, दोनों में कोई फर्क नहीं है।
आप चाहे उसे विधि कहें चाहे आप उसे कानून कहें, दोनों का समान संरक्षण यानी कि विधि या कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। ये अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। तो दूसरा जो, ये तो हमने देखा विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या लिखा गया है, वो है सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश, सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश में भेदभाव निषेध, भेदभाव निषेध, यह है आर्टिकल 15 में उल्लेखित। अनुच्छेद 15 में इस बात का उल्लेख किया गया है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है ऐसा क्षेत्र जो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, जो किसी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र कह करके पुकारते हैं। जैसे कि आप किसी बस में बैठे हैं, वो किसी प्राइवेट व्यक्ति की नहीं है बल्कि वो गवर्नमेंट की है, सरकार की है, वो सार्वजनिक क्षेत्र है। आप किसी मंदिर में हैं, आप किसी मस्जिद में हैं, गुरुद्वारे में हैं, आप किसी मैदान में या पार्क में हैं, आप किसी फिल्म हॉल में हैं, स्कूल में हैं, मेले में हैं, तो ये सारे क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, वर्ण, वंश इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी समान रूप से प्रवेश कर सकते हैं। यह अधिकार इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि भारत में आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी प्रथाएं और परंपराएं ऐसी रही है जो कि कुछ जातियों को अन्य जातियों से पृथक कर दिया गया था। उन्हें कई अधिकार नहीं दिए गए थे, अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। यानी कि दलित कहें या फिर निम्न जातियां, जिनको सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उन्हें दूर रखा जाता था सार्वजनिक क्षेत्रों से। लेकिन जब हमने हमारा संविधान लिखा तो सबको समानता देने के लिए स्पेशली लिख दिया गया अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कि सार्वजनिक क्षेत्र में सभी एक समान रूप से जाने के अधिकारी हैं, किसी को किसी भी आधार पर नहीं रोका जा सकता। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, पहले सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ जैसे कुआं है तो उच्च जाति के व्यक्ति अगर उस कुएं से पानी भरते हैं तो निम्न जातियों के व्यक्तियों को उस कुएं से पानी भरने का अधिकार नहीं होता था। लेकिन हमने इस अधिकार के माध्यम से ये भेद खत्म किया और सबको एक समानता का अधिकार दे दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र में सभी व्यक्ति समान रूप से आने और जाने के अधिकारी होंगे। एक विद्यार्थी ने पूछा, विधि द्वारा स्थापित शासन और विधि का शासन दोनों में कुछ फर्क है? देखिए, विधि का शासन जिसे रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है और भारत में विधि का शासन है, कानून का शासन है। जबकि विधि द्वारा स्थापित शासन जो आपने पूछा है वो अमेरिका के अंतर्गत है। अमेरिका के संविधान में विधि द्वारा स्थापित शासन प्रक्रिया को अपनाया गया है, जिसका मतलब होता है कि वहाँ पर ये न्यायपालिका तय करेगी कि जो चल रहा है वो अकॉर्डिंग टू लॉ है या नहीं है। और इसी के आधार पर जब हम न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार की बात करते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन जो कि हमारे न्यायपालिका को एक अधिकार दिया गया है, उसका क्षेत्र ब्रिटिश संविधान की भांति, मतलब ब्रिटेन में जो न्यायपालिका का काम है उसकी भांति भारत में जो न्यायपालिका को ये शक्ति दी गई है वो सीमित है। जबकि अमेरिका की न्यायपालिका के पास में यही शक्ति बहुत विस्तृत हो जाती है। कारण यही है कि वहाँ की न्यायपालिका ये तय करती है कि जो शासन है वो अकॉर्डिंग टू लॉ है या नहीं है। चलिए, तो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश में भेदभाव निषेध हो गया अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। अनुच्छेद 16 में क्या है? यह है सार्वजनिक या फिर सरकारी लोक उपक्रमों में नौकरियों में समानता, नौकरियों में समानता। और इसका उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। आर्टिकल 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति
जब सरकारी नौकरी में जाएगा तो वहाँ पर उसके साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, वर्ण, वंश इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप देखते हैं जब किसी गवर्नमेंट नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो ये पूछा जाता है कि उस गवर्नमेंट नौकरी में अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो होती है एक उम्र, एक होती है शिक्षा, वो आपने पूरी की है या नहीं की है। अगर आपने शिक्षा और उम्र दोनों को पूरा किया है तो आप चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, चाहे आप किसी भी जाति और किसी भी धर्म से हैं, आप एप्लीकेशन भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और आप वो सरकारी नौकरी ले सकते हैं। यहाँ अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ही एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16(4), जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ जातियों को आरक्षण देने की बात करता है। आर्टिकल 16(4) क्या कहता है कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र में या सरकारी नौकरियों में किसी जाति विशेष को आरक्षण दिया जाता है तो वो समानता ही मानी जाएगी, असमानता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि राज्य या सरकार को ऐसा लगे कि कोई एक वर्ग विशेष ऐसा है जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है और उसको अन्य के बराबर लाना है, तो उसे आरक्षण देकर के अन्य के बराबर लाया जा सकता है। इसे समानता माना जाएगा, न कि असमानता माना जाएगा, क्योंकि ये समानता स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। और इसी के तहत आप जानते हैं कि भारत में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया जाता है, महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है, जो कि इसी आर्टिकल के अंतर्गत है। अब हम बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हुए हमने यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में अनुच्छेद 16 की बात की है। अब हम अनुच्छेद 17 की तरफ आते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत लिखा गया है अस्पृश्यता निषेध। अस्पृश्यता निषेध। अस्पृश्यता निषेध का मतलब होता है छुआछूत का अंत, भेदभाव निषेध। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 में इस बात का उल्लेख किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में सदियों से कुछ जातियों को निम्न मानकर, अछूत मानकर उनके साथ भेदभाव रखा गया है, उनको अनटचेबल माना जाता था। इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 17 के अंतर्गत बहुत स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख कर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर भेदभाव किया जाता है जातिगत आधार पर, वो कानूनन अपराध माना जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। इसी आर्टिकल के आधार पर 1990 में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, जिसे SC/ST एक्ट कहा जाता है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, एक कानून बनाया गया कि अगर किसी भी जाति के साथ भेदभाव किया जाता है वो गैर कानूनी होगा और जो करेगा उसके साथ कानून सख्त कार्यवाही की जाएगी। हाँ बिल्कुल भूम सिंह, आप जो पूछ रहे हैं हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। आपका ये कहना है सर समानता कहाँ है, हम पर तो आरक्षण लागू है। आरक्षण समानता स्थापित करने के लिए ही तो लागू किया गया है। आर्टिकल 16(4) क्या कहता है कि अगर कोई बहुत पिछड़ा हुआ है, उसे दूसरों के बराबर लाना है तो उसे आरक्षण देकर के ही बराबर लाया जा सकता है, उसे छूट देकर के ही बराबर लाया जा सकता है। महिलाएं भारत में सदियों से ही पिछड़ी हुई थी, पुरुषों के बराबर उनको अधिकार नहीं थे। अब महिलाओं को अगर बराबर लाना है तो उन्हें आरक्षण दिया गया ताकि वो महिलाओं के बराबर आ सके। आप सोचिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब लागू किया गया, इन दोनों संविधान संशोधन का संबंध था स्थानीय क्षेत्र में जो स्वशासन होता है उससे संबंधित, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से गांवों में स्थानीय शासन संवैधानिक आधार पर लागू किया गया और शहरों में या नगरों में स्थानीय शासन को 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया। इसके माध्यम से महिलाओं को कुल स्थानों में से जितनी भी प्रतिनिधियों के लिए जितने स्थान होंगे उस क्षेत्र से, उसमें से 1/3 महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व रखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, गांव में सरपंच का इलेक्शन हो रहा है, वार्ड पंच के इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाने अनिवार्य हैं।
क्यों दिया गया महिलाओं को ये अधिकार? बराबर लाने के लिए उन्हें। ठीक इसी प्रकार से जिनको हम अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, वो बहुत सदियों से इस समाज में बहुत पीछे थे। उनको समाज के सामान्य लोगों के अधिकारों से वंचित रखा गया था। अब अगर उनको भी समाज में इक्वल लाना है, बराबर लाना है, तो उन्हें पहले आरक्षण दिया जाएगा। जब वो बराबर आ जाएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब लगेगा कि हाँ सब इक्वल हैं, तो ऐसी स्थिति में आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। चलिए, अस्पृश्यता निषेध अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है। फिर हम बात करते हैं उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, इसका उल्लेख कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 18 में, आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों को समाप्त किया गया है। उपाधियां समाज में असमानता उत्पन्न करती है, क्योंकि जब आप किसी को उपाधि दे दोगे तो वह अन्य लोगों से ऊपर उठ जाएगा। तो ऐसी कोई उपाधि प्रदान नहीं की जा सकती जो समाज में असमानता उत्पन्न करे। लेकिन आप ये बात भी ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे उपाधियां हैं जो आज भी दी जाती हैं, जिनको हम सम्मान कह सकते हैं, जैसे कि भारत रत्न एक अवार्ड है, एक सम्मान है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सेना के क्षेत्र में परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, ये जो है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उस श्रेणी में नहीं आएंगे, मतलब ये उपाधियों की श्रेणी में नहीं है। उपाधियों की श्रेणी में नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके माध्यम से एक तरह से प्रेरणा दी जाती है समाज के उन लोगों को कि आप भी अच्छा काम कीजिए, आपको भी इस प्रकार से सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न मिलेगा आपको, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिलेगा आपको। आप सेना में काम कर रहे हैं, आपको परमवीर चक्र मिलेगा अगर आप देश के लिए मर मिटने को तैयार रहेंगे। तो ये सम्मान की श्रेणी में है, ये उपाधियों की श्रेणी में नहीं है। बाकी जिस प्रकार की उपाधि पहले समाज में देकर के समाज के कुछ लोगों को अन्य लोगों से ऊपर उठाया जाता था, वो खत्म कर दी गई। ऐसी कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जा सकती। अब हम यहां से आगे बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। हमने अभी समानता के अधिकारों को देखा, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जो समानता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। यह है आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। इसमें आप देखेंगे कि हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता यहां पर भी दी गई है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता, सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता। कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्वतंत्रताएं हैं। यहां पर भी मूल में 7 थी, लेकिन एक स्वतंत्रता हटा दी गई जब हमने संविधान में संशोधन किया। मौलिक अधिकारों में से संपत्ति रखने के अधिकार को हटाया, तो यहां पर जो संपत्ति रखने की स्वतंत्रता थी वो क्या कर दी गई? हटा दी गई। मूल रूप से कितनी थी ये स्वतंत्रताएं? 7। वर्तमान में कितनी है? 6। वर्तमान में आप यहां पर देख पा रहे हैं कि टोटल 6 स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। 19, 20, 21, 22 ये सभी आपकी स्वतंत्रताओं के अधिकार हैं, जिसमें आप 19 के अंतर्गत देख रहे हैं 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं कहलाती है। इन स्वतंत्रताओं के साथ कुछ प्रतिबंध भी जुड़े हुए हैं। प्रतिबंधों का मतलब क्या है? कि आपको अगर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे। आपको विचार अभिव्यक्त करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि देश की एकता और अखंडता को कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो।
दूसरे लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। आपने बोलते समय कुछ इस प्रकार के विचार अभिव्यक्त किए जिससे किसी व्यक्ति की धार्मिक या जातिगत भावना को ठेस पहुंचती है। लैंगिक आधार पर आप किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको अधिकार नहीं है। आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते जिससे कि आप देश के खिलाफ चले जाएं, देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंच जाए। अगर आप ऐसा बोलते हैं वो गैर कानूनी कहलाएगा। तो आपकी स्वतंत्रता के साथ साथ कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए। और वैसे भी कहा जाता है कि प्रतिबंधों के बिना स्वतंत्रता ही नहीं होती है, वो स्वच्छंदता बन जाती है। और स्वच्छंदता का मतलब होता है ऐसा अधिकार कि आप कुछ भी कर सकें, कोई रोक टोक नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा है अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन का मतलब है आप सम्मेलन तो कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होने चाहिए, अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं जाएंगे आप, क्योंकि अस्त्र शस्त्र ले जाने से आप उस सम्मेलन को कभी भी हिंसक रूप देख सकते हैं। कर्तव्य, बिल्कुल बिल्कुल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेंगे। अभी आप चिंता ना करें। अभी ये चैप्टर हमारा जो है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको, पूरा नहीं हुआ है। एक ही चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जबकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने भारतीय संविधान में जो अधिकार पढ़ा है वो फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि संविधान वाले चैप्टर में। संविधान एक जीवन दस्तावेज जो कि चैप्टर नंबर शायद 9 है, उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस इनसे संबंधित बनते हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की स्वतंत्रता वो कौन सी है। आप संघ समुदाय का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है आप ऐसे किसी संघ और समुदाय का निर्माण नहीं कर सकते जो कि देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाए। राज्य महिलाएं, बच्चे, पिछड़े हुए नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है आवश्यकता पड़ने पर, अनुच्छेद 16(4) में लिखा गया है। रण सिंह राठौड़ ने लिखा है ये, और यही बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। राज्य को ये अधिकार दिया गया है संविधान के माध्यम से। अगर लगता है आपको कि आपको किसी को विशेष अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए समानता स्थापित करने के लिए, तो आप फिर आरक्षण प्रदान कर सकते हैं, ये आर्टिकल 16(4) कहता है। हाँ जी, तो यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं अस्त्र शस्त्र रहित। एक विद्यार्थी ने पूछा सर रहित का मतलब क्या है। रहित का मतलब है बिना अस्त्र शस्त्र के। आप अस्त्र शस्त्र ले जाकर ना तो कोई सम्मेलन कर सकते हैं और ना ही आप किसी संघ का निर्माण कर सकते हैं। संघ और समुदाय का निर्माण करते समय भी आप ध्यान रखेंगे कि वो आपका देश हित में होना चाहिए। कोई ये कहे कि मैं एक आतंकवादी संगठन बनाना चाहता हूं तो वो आपको अधिकार नहीं होगा। आप ऐसा कोई संगठन नहीं बना सकते जो देश की एकता अखंडता के खिलाफ हो। सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं पर भी आ जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक प्रकार का प्रतिबंध है। और वो क्या है, वो है आप प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं आ जा सकते। आप केवल वहीं जा सकते हैं या आ सकते हैं जहां आपको आने जाने की छूट है। अब सोचिए 2 मिनट के लिए, आपने कहा हमें आने और जाने की स्वतंत्रता है, हम भारत में कहीं पर भी आ जा सकते हैं। एक ऐसा एरिया है जो प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, मान लीजिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, मान लीजिए वो आर्मी का एरिया है और सामान्य लोगों का वहाँ प्रवेश निषेध है, फिर भी आप अगर ये कहें नहीं हम तो वहाँ जाना चाहते हैं, फिर आप नहीं जा सकते। सामान्यतया जो भी क्षेत्र भारत क्षेत्र में आते हैं आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं, उसके लिए आपको पूरी छूट होगी। फिर आप देखेंगे निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता का मतलब है आप भारत में किसी भी जगह जाकर के निवास कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप पंजाब में रहते हैं लेकिन आप दिल्ली चले गए, आप दिल्ली में जाकर के वहाँ मकान खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। आप राजस्थान में हैं लेकिन आप कर्नाटक चले गए, आप वहाँ जाकर के ज़मीन खरीद सकते हैं और रह सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में जब तक अनुच्छेद धारा 370 लागू थी, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा था, तब तक वहाँ पर बाहर के राज्य के लोगों को ज़मीन खरीद कर रहने का अधिकार नहीं था, लेकिन आने जाने का अधिकार था। लेकिन जब से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया है, तब से भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में भी किसी भी जगह जाकर के ज़मीन खरीद सकता है और वहाँ पर निवास कर सकता है।
हाँ बिल्कुल, कर्तव्य कह रहे सर प्रेस की स्वतंत्रता भी क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आती है? बिल्कुल, आपके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता इंक्लूड है, इसके अंदर ही शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हम व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता। आप किसी भी प्रकार का व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, यह आपको अधिकार है, छूट है आपको, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना यह है ऐसा कोई व्यापार नहीं, ऐसा कोई वाणिज्य नहीं जिससे कि देश को कोई नुकसान पहुंचे। आप ड्रग्स डील करना चाहते हैं, आप चोरी छुपे हथियार बनाना चाहते हैं, तो आप नहीं बना सकते, ना बेच सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा करना देश की सुरक्षा के विरुद्ध है। ऐसा करने का अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये आपकी वो 6 स्वतंत्रताएं हैं जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया है। एक और स्वतंत्रता जो थी वो थी आपकी 7वीं स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार के साथ साथ संपत्ति रखने की स्वतंत्रता भी थी वो, और उसे अब मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो यहां से वो निरसित हो चुकी है। एक विद्यार्थी ने शायद पूछा है कि राज्य शिक्षा व सेना में ही उपाधि दे सकता है। हाँ बिल्कुल, बाकी और किसी भी क्षेत्र में आप उपाधियां नहीं ले सकते, दे सकते। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर उपाधियां आपको दी जाती है। जैसा आपने देखा होगा कि कई बार मानक उपाधियां दी जाती है किसी विश्वविद्यालय के द्वारा, किसी एक व्यक्ति विशेष को अच्छा काम करने के लिए उसे डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। डॉक्टरेट यानी कि एक पीएचडी जो व्यक्ति करता है, पीएचडी करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, वो किसी व्यक्ति को बिना पीएचडी किए हुए भी दी जा सकती है, जिसे मानक उपाधि कहा जाता है। तो ये उपाधियां प्रदान की जा सकती है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इस बात का। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, इसका उल्लेख कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 20 में इसका उल्लेख किया गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जब अपराध करता है, उसके ऊपर जब दोष सिद्ध करना होता है, तो क्या उसको कोई संरक्षण प्राप्त है? बिल्कुल। एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, वो दोषी है, मानते हैं, लेकिन हो सकता है किसी ने अपराध नहीं किया हो और फिर भी उसे दोषी बनाने की कोशिश की जाए, फिर भी उसे कारावास में डाल दिया जाए। तो क्या हमारा सिस्टम ऐसा है, क्या हमारे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है जो हमें ऐसा करने से बचा सकती है? बिल्कुल, वो है अनुच्छेद 20, जो ये कहता है किसी भी व्यक्ति पर जब दोष सिद्ध किया जाएगा तो उसको संरक्षण प्राप्त है। क्या संरक्षण प्राप्त है? आप इसके अंतर्गत बताएंगे, पहला कि व्यक्ति वकील या एडवोकेट जिसको कहा जाता है, वकील या अधिवक्ता, वकील या अधिवक्ता की सहायता ले सकता है। अधिवक्ता की सहायता ले सकता है, सहायता ले सकता है। ये उसको पहला अधिकार दिया गया है इसके अंतर्गत। और दूसरा अधिकार है कि एक दोष के लिए एक ही सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक सजा। ऐसा नहीं कि आपने अपराध एक किया और आपको बार बार उसी की सजा दी जाए कि आप अपराधी हैं, आपने अपराध किया है, हो गया अपराध, उससे कर लिया उसने अपराध, सजा उसको एक बार मिलेगी, दोबारा एक ही अपराध के लिए सजा नहीं मिल सकती। हाँ, अगर आप आदतन अपराधी हैं और आप बार बार चोरियां कर रहे हैं, बार बार आप पॉकेट मार रहे हैं, पुलिस आपको पकड़ती है, तो बार बार सजा मिलेगी आपको, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपने एक बार अपराध किया, एक ही बार सजा मिलेगी। और जब आपको पकड़ा गया है उस समय आपको ये अधिकार है कि आप वकील या अधिवक्ता की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि कानून के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। आप अपने आप को कैसे सिद्ध करेंगे कि आपने अपराध नहीं किया है, आप दोषी नहीं हैं? तो वो आप किसके माध्यम से करते हैं? एक वकील या अधिवक्ता के माध्यम से। आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को अपराधी मानकर उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, तो वो अपराधी है या नहीं है, कोर्ट में उस पर बहस चलती है, जिरह चलती है, और आपका एक वकील होता है, आपका एक एडवोकेट होता है जो आपको बचाने के लिए प्रयास करता है।
जो ये बताने की कोशिश करता है कि आपने वो अपराध नहीं किया है। इसका उल्लेख कहां पर है? इसका उल्लेख है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे जीने का अधिकार भी कहा जाता है, यह है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के अंदर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। हम दूसरे शब्दों में इसे दैहिक स्वतंत्रता भी कहते हैं, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। क्या कहते हैं? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। देखिए, आपको जन्म देने वाली ये प्रकृति है, तो आपके प्राण लेने का अधिकार भी इसी प्रकृति का है। आपकी जन्म और मृत्यु के बारे में प्रकृति ही जिम्मेदार है, वही आपको जन्म दे रही है और वही आपकी मृत्यु। आपने कई बार देखा होगा कि आपने कई लोगों को चलते फिरते अचानक हार्ट अटैक आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कई बार किसी एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोनों ही कंडीशन में उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि प्रकृति ऐसा चाहती थी। प्रकृति ने जन्म दिया और उसी को यह हक है कि वो आपकी मृत्यु भी तय करती है। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति आपकी मृत्यु तय नहीं कर सकता, राज्य और कानून भी आपकी मृत्यु तय नहीं कर सकते। केवल एक ही कंडीशन में, अगर आपने ऐसा कोई अपराध किया है जिसकी सजा केवल और केवल मृत्युदंड है, तो ऐसी स्थिति में आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, राज्य आपकी मृत्यु तय करेगा। अदरवाइज आपके जीवन को छीनने का अधिकार किसी को भी नहीं है। यानी कि कानूनन अपराध के बिना, आप यहां पर बता सकते हैं, कानूनन अपराध के बिना व्यक्ति के जीने के अधिकार को नहीं छीना जा सकता, अधिकार को नहीं छीना जा सकता। और यह एक ऐसा अधिकार है जो आपातकाल में भी लागू रहता है। विशेष रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बाकी सभी ऐसे अधिकार हैं जो आपातकाल के दौरान छीने जा सकते हैं, लेकिन यह एक ऐसा अधिकार है जो आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता। आपातकाल में भी लागू, आपातकाल के दौरान भी लागू रहता है। इसकी ये विशेष बात है। अनुच्छेद 21 जो है वो एक ऐसा अनुच्छेद है या एक ऐसा अधिकार है ये, जिसकी न्यायपालिका के द्वारा सबसे ज्यादा व्याख्या की गई है। क्या बताएंगे आप? अनुच्छेद 21 की व्याख्या न्यायपालिका द्वारा सर्वाधिक बार की गई है। सर्वाधिक बार की गई है। इसका मतलब क्या है? आप सभी जानते हैं न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वो हमारे अधिकारों को लेकर जो आर्टिकल है, कोई भी आर्टिकल है, उसकी व्याख्या कर सकती है। ब्रज सिंह गुर्जर कह रहे हैं सर जी मजा आ गया, सब कुछ आपने लिख करके समझाया है, बहुत अच्छी बात है, आपको मजा आ गया। चलिए, तो आप देख रहे हैं अनुच्छेद 21 की व्याख्या न्यायपालिका द्वारा सर्वाधिक बार की गई है। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा अधिकार है जिसको लेकर के न्यायपालिका को बार बार यह बताना पड़ा कि जीने के अधिकार में क्या शामिल है और क्या नहीं है। आपके आसपास पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी जान खतरे में है, ये इसी के अंतर्गत आएगा कि राज्य पर्यावरण प्रदूषण को रोके, क्योंकि उससे आपके जीने का अधिकार छिन रहा है। आपको खाने को रोटी नहीं मिल रही है, आप बीमार हैं, इलाज नहीं मिल रहा है, राज्य आपके लिए इलाज की व्यवस्था करे, राज्य आपके लिए भोजन की व्यवस्था करे, क्योंकि यह भी तो आपके जीने का अधिकार है। तो इस अधिकार के अंतर्गत
न्यायपालिका को कई बार इसके बारे में व्याख्या करनी पड़ी, एक्सप्लेनेशन करनी पड़ी न्यायपालिका को। और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि इस अधिकार के अंतर्गत एक आर्टिकल और जोड़ा गया। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। 86वां जो संविधान संशोधन किया गया था, इस संशोधन में शिक्षा का अधिकार, क्या किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। शिक्षा का अधिकार, और 21 के अंदर क्या कर दिया गया? 21A जोड़ दिया गया। 21 तो ऑलरेडी था ही, बाद में जब संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन, तो इसे शिक्षा का अधिकार इसमें ऐड कर दिया गया। यानी कि अब प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करे, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कितनी भी बुरी क्यों नहीं है, लेकिन उसको शिक्षा का अधिकार मिलना ही चाहिए। ये अनुच्छेद 21A कहता है। किसको शिक्षा का अधिकार? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये किया गया 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया, यानी कि एक और आर्टिकल इसमें शामिल कर दिया गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट अधिकार में, और वो है बंदीकरण की अवस्था में अधिकार। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है आज का टाइम हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, तो हम आज की हमारी इस क्लास को केवल यहीं तक रखते हैं। अभी हमारी चलिए, तो अभी हमारी क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि आज समय समाप्त हो चुका है। हमारी अगली क्लास में हम बचे हुए अधिकारों की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ हम नीति निर्देशक तत्व क्या है उनकी भी बात करेंगे। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में क्या संबंध है उसकी भी चर्चा की जाएगी, और साथ ही साथ हम देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, कर्तव्य क्या है। तो बहुत सारी बातें हैं इस चैप्टर में अभी अधूरी है, जिन पर हमारी चर्चा होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे फिट। जय हिंद।